इंफॉर्मेशन केप्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मतलब ये फाइल नेम ही सिर्फ ऐसा एट्रीब्यूट है एक फाइल का, एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो कि यूजर पढ़ सकता है। बाकी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज जो है वो फाइल की मेंटेन करी जाती हैं इंटरनली, आई एम सेइंग इंटरनली, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेंटेन करता है वो यूजर नहीं पढ़ सकता। ठीक है, नेम it is the only information kept in the human readable form. Identifier means it is the unique tag that identifies files in the file system. That means हर फाइल को इंटरनली एक टैग दिया जाता है, यानी कि एक नंबर दिया जाता है जिसको कि हम फाइल डिस्क्रिप्टर भी बोलते थे यूनिक्स फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग। फाइल डिस्क्रिप्टर दिया जाता है एंड इट इज द यूनिक टैग और नंबर जो कि आपकी हर फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। टाइप ऑफ द फाइल मींस वो किस तरह की फाइल है, डिफरेंट टाइप ऑफ द फाइल्स आपकी हो सकती हैं। लोकेशन मींस द पॉइंटर टू द फाइल ऑन डिवाइस, आपका जो पर्टिकुलर डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज का मैं डिवाइस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी डिवाइस हो सकता है। इट कैन बी हार्ड डिस्क ऑल्सो, इट कैन बी SSD ऑल्सो, इट कैन बी मैग्नेटिक टेप ऑल्सो। सो इट पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन डिवाइस, कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पे वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो कहां पर पड़ी है। गर्ल्स, इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं डिवाइस बोल रही हूँ तो इट कैन बी एनी स्टोरेज डिवाइस। आई एम नॉट कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू योर सेकेंडरी स्टोरेज। मैं आपकी SSD या HDD की बात नहीं कर रही हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव की मैं बात नहीं कर रही हूँ। समझ आ रहा है? तो मैं अगर डिवाइस बोलती हूँ इट कैन बी एनी स्टोरेज डिवाइस जो कि आपकी स्टोरेज हिरार्की में हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। देन इट कम्स द साइज ऑफ द फाइल, प्रोटेक्शन बिट्स ऑफ द फाइल। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली योर एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि उस फाइल को क्या क्या परमिशंस दी हुई हैं रीड राइट की यूजर्स के लिए एक्सेस करने के लिए। दैट मीन्स इट कंट्रोल्स हु कैन रीड राइट एंड एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द टाइम, डेट एंड द यूजर आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली दीज आर द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स जो कि ये बताते हैं कि कौन से टाइम पे लास्ट कब वो मॉडिफाई हुई थी, कब वो एक्सेस की गई थी, कब वो सेव की गई थी, कब वो चेंज की गई थी। एंड नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फाइल्स। ये सारे जो थे ये आपके पैरामीटर्स थे, ये सारे आपकी एट्रीब्यूट्स थी। सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स आर केप्ट इन अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विच इज मेंटेन्ड ऑन डिस्क। अब ये लाइन समझने वाली है, ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स अभी अभी हमने फाइल की देखी हैं ये सारी की सारी आपकी एक डायरेक्टरी के अंदर मेंटेन की जाती है। आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबकी इंफॉर्मेशन आपकी एक डायरेक्टरी के अंदर मेंटेन की जाएगी और उस डायरेक्टरी को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? डिस्क पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, कई बार हम ये चेकसम वगैरह भी इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको चेकसम पता होगा। नेटवर्किंग में अब आप अपना चेकसम जो है वो इतना पढ़ के आ चुके हो। व्हाट इज चेकसम? व्हाट इज चेकसम? अब मत बोलना अभी तक हुआ नहीं है, बोलो। Checksum is used to check the errors. टू चेक द एरर। सो दैट मीन्स जब भी फाइल को स्टोर किया जाता है उसका एक चेकसम जो है उस फाइल की एट्रीब्यूट्स के साथ एक चेकसम की वैल्यू स्टोर की जाती है। वंस द फाइल इज read again, its checksum value is calculated with the stored value. If the two values are same, it says that the file in which format and in which way it was stored, it is retrieved in the same way. फाइल कोई करप्ट नहीं हुई है, फाइल में कोई एरर्स नहीं आ गए हैं। समझ आया? सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनेंगे आप। द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल्स इज केप्ट ऑन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विच रिसाइड्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। ये लाइन अभी अभी मैंने आपको बताई थी कि इंफॉर्मेशन जितनी भी इस फाइल्स के बारे में होती है वो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है, जो कि एज ऑफ नाउ जो है वो मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि वो सेकेंडरी स्टोरेज पे होती है। बट होता क्या है कि जो भी आपका फाइल का ऑपरेशन होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, रीड होता है, राइट होता है, रीपोजिशन होता है, उन सब ऑपरेशंस के लिए आपको इस सेकेंडरी स्टोरेज से उस फाइल की एट्रीब्यूट्स को रीड राइट करने की कोशिश करनी पड़ती है। सो इसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक
टेबल मेंटेन करता है, ओपन फाइल टेबल। उस टेबल के अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने ओपन की होती हैं, वो एट्रीब्यूट्स आपकी उस पर्टिकुलर फाइल की एट्रीब्यूट्स या वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी एंट्रीज आपकी मेन मेमोरी में आ जाती हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑन द डिस्क जो कि आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं उन सबकी डायरेक्टरी एंट्री मेंटेन करके रखता है, जिसके अंदर उसकी सारी एट्रीब्यूट्स होती हैं। बट जब भी हम फाइल्स के साथ डील करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, आपने खुद देखा इन सबके साथ एफडी इन्वॉल्व होता है। सो इन एट्रीब्यूट्स की बार बार एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। सो इफ वी आर एक्सेसिंग ऑल दीज फाइल डायरेक्टरी एंट्री एंड एक्सेसिंग दीज एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द डिस्क, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम। सो सबसेट ऑफ दीज एंट्रीज, जिन जिन फाइल्स को हम ओपन कर रहे होंगे, सारी फाइल्स को नहीं, जिन जिन फाइल्स को हम ओपन कर रहे हैं वो सारी फाइल्स को हम एक ओपन फाइल टेबल मेंटेन करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन फाइल ओएफटी मेंटेन करता है, ओपन फाइल टेबल। और वो सारी एंट्रीज आपकी ओपन फाइल टेबल में इन मेमोरी आपकी वो टेम्पररी स्टोर होती जाती है। जब वो पर्टिकुलर फाइल क्लोज करता है यूजर, उसकी एंट्री ओपन फाइल टेबल से हटके वापस डिस्क पे चली जाती है। जैसे वो फाइल ओपन होती है तो उसकी एंट्री ओपन फाइल टेबल में आ जाती है। अ डायरेक्टरी entry consists of file name and its unique identifier. Identifier in turn locates the other file attributes. It may take more than 1 KB to record the information of each file. So basically आपकी एक डायरेक्टरी एंट्री के अंदर सिर्फ फाइल का नाम और उसका यूनिक आइडेंटिफायर स्टोर किया जाता है। वो जो आइडेंटिफायर होता है that in turn points to the other file attributes. That in turn points to the other file attributes. सो अब हम फाइल ऑपरेशंस की बात करते हैं। सो मैं ये बोलती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फाइल एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसके ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं वाया सिस्टम कॉल्स। बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं वाया सिस्टम कॉल। द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ फाइल। तो जब मैं फाइल को क्रिएट कर रही होती हूँ मुझे दो चीजों को इंश्योर करना पड़ता है, यानी कि मुझे बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों को इंश्योर करता है, 2 स्टेप्स करता है। सबसे पहले तो वो स्पेस देखता है कि वो फाइल जो है वो कहाँ पर क्रिएट की जाएगी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में, और वंस द स्पेस हैज बीन एलोकेटेड देन एन एंट्री ऑफ द न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द डायरेक्टरी। देन एंट्री इन द न्यू फाइल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले स्पेस ढूंढा जाता है, स्पेस मस्ट बी फाउंड, और अगर स्पेस मिल जाता है तो उसकी एंट्री कहाँ पर की जाती है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में की जाती है। फाइल का नाम ये, फाइल का एट्रीब्यूट्स ये, फाइल किस टाइम पे क्रिएट हुई थी, फाइल का साइज क्या है, फाइल का ओनर कौन सा है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी एट्रीब्यूट्स है वो सारी की सारी उस फाइल के साथ एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स की एंट्री डायरेक्टरी में करी जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज राइट। राइट मीन्स कि राइटिंग के केस के अंदर आपके बेसिकली यहाँ पर भी 2 काम होते हैं, ये भी आपकी एक सिस्टम कॉल्स होती है। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें बताने की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है नेम ऑफ द फाइल एंड द इंफॉर्मेशन टू बी रिटन इन द फाइल। You have to specify both the name of the file and the information to be written on the file. Okay, फाइल के साथ आपका एक राइट पॉइंटर एसोसिएटेड होता है जो कि ये बताता है which is the current location where the writing has to be done. Once writing of a block takes place, this right pointer moves to the next position. So basically whenever a write takes place, this right pointer is updated. Please read the whole paragraph. Please read the whole paragraph. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पढ़ लीजिए एक बारी। रीड जो है, रीड के साथ भी हमारे जैसे राइट के साथ 2 चीजें एसोसिएटेड होती हैं, रीड के साथ भी 2 चीजें एसोसिएटेड होती हैं। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द फाइल एंड द सेकंड वन वेयर द रीड कंटेंट शुड बी पुट। रीड के साथ भी 2 चीजें एसोसिएटेड है। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द फाइल जिसको रीड करना है, एंड द सेकंड वन इज रीड कंटेंट शुड बी पुट। आपका रीड करने के बाद डेटा कहाँ पर रखा जाएगा, कौन सी फाइल होगी, कौन सा बफर होगा। ओके, रीड के साथ भी वी आर एसोसिएटेड विद रीड पॉइंटर। जैसे जैसे
रीड होता जाता है, रीड पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे इंक्रीमेंट होता जाता है। नेक्स्ट इज मैम मुस्कान को एंट्री दे दीजिए। ओके बेटा। Next we have is repositioning a file. That means repositioning the current file pointer to a given value. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स दिस इज बेसिकली द सीक ऑपरेशन कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह से डेटा को रीड या राइट करना चाहते हो, तो आप करंट फाइल पॉइंटर को, वेदर इट इज द रीड पॉइंटर और द राइट पॉइंटर, उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रीपोजिशन करना चाहते हो. सो बेसिकली दिस इज द सीक ऑपरेशन वेयर यू वांट टू रीपोजिशन योर करंट रीड राइट पॉइंटर, राइट. डिलीट जो है, डिलीट इज जस्ट जैसे हमने क्रिएट में दो चीजें करी थी, वैसे क्रिएट के अंदर क्या होगा कि आपकी वो डायरेक्टरी एंट्री जो है वो सर्च की जाएगी और रिलीज कर दिया जाएगा सारा का सारा फाइल स्पेस, सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड फॉर अदर फाइल्स एंड इरेज द डायरेक्टरी एंट्री. सो जब मैं एक फाइल को डिलीट कर रही हूँ तो रिलीज स्पेस करवाना है और डायरेक्टरी एंट्री जो है वो भी डिलीट करवानी है एंट्री. नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज योर ट्रंकेट ऑपरेशन. ट्रंकेट का क्या मतलब होता है कि मैं सिंपल अपने फाइल के कंटेंट्स को इरेज कर रही हूँ, बट आई एम कीपिंग ऑल इट्स एट्रीब्यूट. सो सिर्फ आपका एक ही एट्रीब्यूट जो है वो चेंज होता है, दैट इज योर फाइल साइज. फाइल साइज जो है वो चेंज होके 0 पे हो जाएगा, बट बाकी की सारी एट्रीब्यूट्स जो है वो एज इट इज रहेंगी. फाइल का ओनर कौन सा है, बाकी फाइल की परमिशंस कौन सी हैं, फाइल किस टाइम पे रीड राइट की गई थी. सो बेसिकली ट्रंकेट इज द ऑपरेशन जिसके अंदर मैं सिर्फ उसके कंटेंट्स को इरेज कर रही हूँ, बाकी सारे एट्रीब्यूट जो है वो एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे. दैट मीन्स एक ही एट्रीब्यूट आपकी चेंज हो रही होती है, दैट इज फाइल साइज विच इज रीसेट टू 0. अदर ऑपरेशंस कौन कौन से आपके हो सकते हैं? अपेंड हो सकता है, रीनेम हो सकता है, बट ये सारे ऑपरेशंस आपके बाकी सारे ऑपरेशंस को यूज करके ही परफॉर्म करवाए जा सकते हैं. So every time a file is being referred using these system calls or operations, we need to access the directory entry. अभी हमने देखा ना, इसके लिए भी डायरेक्टरी एंट्री चाहिए, इसके लिए भी डायरेक्टरी एंट्री को देखना पड़ेगा. So accessing every time this directory entry or this searching this directory entry from the disk is an taxing operation. So operating system maintains an open file table in which the files which are opened, their entry is maintained on disk. Most of the file operations involve searching the directory for the entry associated with the named file. Many system requires an open system call be made before the file is first used. कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके अंदर ओपन आपको एक्सप्लिसिट देना पड़ता है. ओपन आपको एक्सप्लिसिट मतलब अलग से देना पड़ता है. कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं द मोमेंट यू आर रीडिंग अ फाइल वो अपने आप ओपन हो जाएगी. कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जहां पे आपको पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर रीड करना पड़ेगा, फिर आपको उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा. सो मेनी सिस्टम रिक्वायर्स एन ओपन सिस्टम कॉल बी मेड before a file is first used. Operating system keeps a table, open file table containing the information about the open files. Open search the directory entry on disk for the entry. अब मैं ये सिस्टम कॉल की बात कर रही हूँ, ओपन फाइल FI. अगर ये सिस्टम कॉल अगर आपकी आ रही है, ओपन करो इस FI वाली फाइल को. सो बेसिकली ये क्या करता है, डायरेक्टरी के अंदर सर्च करेगा इसकी एंट्री को FI की, move the content of the entry into the main memory, can also accept access mode information, create, read only, read write, append only and so on. ये लास्ट की लाइन इतनी यूजफुल नहीं थी, बट बेसिकली जब भी हम एक ओपन सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करते हैं, सो वो क्या करता है, डिस्क से उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी एंट्री में से उसकी एंट्री को कॉपी करके ओपन फाइल टेबल में लगा देता है. ठीक है, यहां से आप अपना एक बार ही पढ़ेंगे. ओपन सिस्टम कॉल टिपिकली रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द
एंट्री इन द ओपन फाइल टेबल, ये लाइन का क्या मतलब हुआ, आपने ओपन यूज किया हुआ है तो आपको एक फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न हो जाता है। सो बेसिकली आपको एक एंट्री रिटर्न होती है जो कि पॉइंट कर रही होती है उसकी एंट्री ओपन फाइल टेबल में। जितने भी अब आईओ ऑपरेशंस कुछ भी काम करना होगा अब वो सारे के सारे आपकी इस ओपन फाइल टेबल से एक्सेस किए जाएंगे, बजाय कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं डिस्क तक के लिए। नाउ द एंट्री इज इन द मेन मेमोरी, सो उस एंट्री को एक्सेस करना जो अब कभी भी मुझे किसी भी ऑपरेशंस के लिए उस एंट्री को एक्सेस करना है तो वो मेन मेमोरी से एक्सेस की जाएगी रादर देन डिस्क। क्लोज क्या करता है, क्लोज मूव्स द एंट्री ऑफ fi इन मेमोरी टू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन डिस्क। ओपन एंड क्लोज जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, सेवरल ऑपरेशंस में ओपन द फाइल ये छोड़ सकते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी एक साथ कॉन्करेंटली चल रही हैं, सो इन दैट सिचुएशन इट कैन बी अ सिनेरियो वेयर मल्टीपल प्रोसेसेस आर एक्सेसिंग, दैट मीन्स रीडिंग और राइटिंग द सेम फाइल। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो एक ही कॉमन लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फाइल है जिसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं, या लेट्स से फॉर एग्जांपल एक यूजर डिफाइंड एक फाइल है जिसको कि एक्सेस ही करने की कोशिश कर रही हैं। एक सोच के देखो, एक यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स के केस के अंदर सारे के सारे आपके पासवर्ड्स कहाँ पर सेव्ड होते हैं, ईटीसी पासवर्ड फाइल के अंदर और ईटीसी शैडो फाइल के अंदर। तो जब मल्टीपल यूजर्स एक साथ लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक साथ इन फाइल्स को रीड करने की कोशिश करते हैं, ईटीसी पासवर्ड फाइल और ईटीसी के अंदर ही आपकी एक शैडो फाइल होती है। सो इट कैन बी अ सिनेरियो, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली एक ही फाइल को रीड राइट कर रहे होते हैं तो उस सिनेरियो के अंदर आपका ये रीड ओपन और क्लोज ऑपरेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। उस सिचुएशन में आपकी ओपन और क्लोज ऑपरेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो लेवल की इंटरनल टेबल्स मेंटेन करता है, वन इज द पर प्रोसेस टेबल एंड द सिस्टम वाइड टेबल। पर प्रोसेस टेबल एंड सिस्टम वाइड टेबल यहाँ पे देखना शुरू करती हूँ। लेट्स से देयर आर 3 प्रोसेसेस पीए, पीबी एंड पीसी। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 लेवल की टेबल मेंटेन करता है, 2 लेवल तुम्हें दिख रहे होंगे। वन इज द सिस्टम वाइड टेबल। कोई भी चीज जब मैं सिस्टम वाइड बोलती हूं तो दैट मींस इट मींस कि वो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो सिस्टम वाइड है। याद है इससे पहले भी हमने 2 जगह मैंने ये टर्म यूज करी है सिस्टम वाइड। जब मैंने पेजिंग आपको समझाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि पेज टेबल जो होती है वो हर प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल बनाई जाती है, पर फ्रेम टेबल जो होती है वो एक सिस्टम वाइड फ्रेम टेबल होती है जो सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए एक ही से फ्रेम टेबल रहती है। याद आ गया होगा आपको। सो बेसिकली इट इज अ सिस्टम वाइड फ्रेम टेबल, या ये कहना चाहिए सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल होती है आपकी, जो कि सारी की सारी प्रोसेसेस के लिए एक कॉमन फाइल जो है वो मेंटेन की जाती है। इसके अलावा आपकी एक पर प्रोसेस टेबल मेंटेन की जाती है जो कि हर प्रोसेस जो है वो रेफर करता है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रोसेस ए इज रीडिंग अ फाइल F1 at location 1000. Process B is also writing a file F1 at location 2000. Process C is also क्या करवा दूं, रीड करवा देती हूँ, लेट्स से लोकेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने एक ही ओपन फाइल टेबल मेंटेन की होती तो उस ओपन फाइल टेबल के अंदर तो एक ही परमिशन होती या एक ही तरह की आपका फाइल पॉइंटर होता कि इस फाइल पॉइंटर से इस फाइल पॉइंटर वाली पोजीशन से रीड करना है, ठीक है।
ये हमने बात करी थी। सो बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहेगी, जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही फाइल को एक्सेस कर रही हैं और अलग अलग पॉइंटर लोकेशंस पे रीड और राइट करने की कोशिश कर रही हैं, सो वी नीड टू मेंटेन कि कौन सी प्रोसेस कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, रीड कर रही है या राइट कर रही है, और कौन सी लोकेशन पे परफॉर्म कर रही है। सो जो आपकी फाइल की प्रोसेस इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होंगी वो आपकी सिस्टम वाइड टेबल में रहेंगी, और जो प्रोसेस डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होंगी कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से फाइल डिस्क्रिप्ट, कौन से लोकेशन पे रीड करना है, कौन सी लोकेशन पे राइट करना है, दैट मीन्स प्रोसेस डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी पर प्रोसेस टेबल में रहेगी। हर पर प्रोसेस टेबल इज पॉइंटिंग टू द सिस्टम वाइड टेबल, जो कि आपकी एक सिंगल टेबल मेंटेन्ड है। इस डायग्राम को पहले ध्यान से देखो, ऐसे समझने की कोशिश करो कि अभी अभी F1 प्रोसेस, PA प्रोसेस ने F1 फाइल को खोला है, तो उसकी एक एंट्री जो थी वो सिस्टम वाइड टेबल में भी आ गई और पर प्रोसेस टेबल में भी एक एंट्री क्रिएट हो गई कि PA प्रोसेस F1 फाइल को रीड करना चाहती है 1000 वाली लोकेशन से। नेक्स्ट टाइम पे PB वाली प्रोसेस जो है वो भी राइट करना चाहती है एट 2000 वाली लोकेशन। सो उस टाइम पे सिस्टम वाइड टेबल के अंदर आपकी एक और एंट्री क्रिएट नहीं की जाएगी, सिर्फ उस प्रोसेस के लिए जो पर प्रोसेस टेबल है, ध्यान रखना आई एम यूजिंग द वर्ड पर प्रोसेस टेबल, दैट मीन्स हर प्रोसेस के लिए ये टेबल मेंटेन की जाती है कि आपकी वो प्रोसेस जो है वो कौन कौन सी फाइल्स को रेफर कर रही है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक एंट्री मेंटेन करती हूँ दैट P2PB इज ऑल्सो रीडिंग फाइल 3 एंड इट इज रीडिंग एट लोकेशन 200। इसी तरह से PC जो है वो F1 को रीड कर रही है, साथ में वो किसको और राइट करने की कोशिश कर रही है, लेट्स से वो F2 को राइट करने की कोशिश कर रही है एट लेट्स से लोकेशन 3000। तो आई एम सेइंग हर प्रोसेस से रिलेटेड आपकी एक पर प्रोसेस टेबल मेंटेन की जाती है और उस टेबल के अंदर ये मेंटेन किया जाता है कि सिंपल कौन सा ऑपरेशन। अब ध्यान दो, कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपकी स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं, तो जो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं वो आपकी सिस्टम वाइड टेबल में रहेंगी और जो प्रोसेस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगी वो आपकी कहाँ पे रहेंगी, वो आपकी पर प्रोसेस टेबल में रहेंगी। कितने बच्चों को ये बात क्लियर होती है? हाँ जी, कितने बच्चों को ये बात क्लियर होती है? यहाँ पे एक बार दोबारा देखने की कोशिश करो। So the operating system maintains the two level of internal table. The first is the per process table and the second one is the system wide table. Per process table tracks all files that a process has open. प्रोसेस ने कौन कौन सी फाइल्स को ओपन किया हुआ है ये उस पर प्रोसेस टेबल में मेंटेन किया जाता है एंड इट स्टोर्स द प्रोसेस डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। और उस प्रोसेस डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन में क्या स्टोर किया जाता है, करंट फाइल पॉइंटर क्या है, 2000 है, 3000 है, और एक्सेस राइट्स क्या हैं, दैट मीन्स आपको रीड करना है, राइट करना है, और उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन की जाती है आपकी पर प्रोसेस टेबल में। ठीक है, सिस्टम वाइड टेबल क्या मेंटेन करता है, each entry in per process table in turn points to a system wide open file table. इस सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल के अंदर क्या मेंटेन किया जाता है, इट मेंटेन्स द प्रोसेस इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि उस फाइल की लोकेशन क्या है, फाइल की एक्सेस डेट्स क्या है, फाइल का साइज क्या है। अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन जो है ना, फाइल की लोकेशन कहाँ पे है, फाइल का साइज कहाँ पे है, ये आपकी सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल में मेंटेन किया जाता है। और पर प्रोसेस टेबल के अंदर प्रोसेस डिपेंडेंट वाली जो एट्रीब्यूट होती है वो यहाँ पे आपकी पर प्रोसेस टेबल में मेंटेन की जाती है। Once a file has opened by one process, the system-wide table includes an entry of the file. When another process executes the open system call, a new entry is simple added to the process open file table, pointing to the entry in the system-wide table.
अब आपके यहाँ पे 2 लेवल की ओपन फाइल टेबल्स मेंटेन हो रही हैं, वन इज द पर प्रोसेस टेबल, द सेकेंड वन इज द सिस्टम वाइड टेबल। तो जब एक फाइल पहली बारी खुली होती है तो सिंपल वो सिस्टम वाइड टेबल में एंट्री जाती है, जब वो फाइल और उसकी पर प्रोसेस टेबल में जाएगी। जब वो फाइल बार बार कोई और प्रोसेस खोलता जाएगा तो वो एंट्री उस प्रोसेस टेबल में आएगी। निशा कुमारी, समझ में आ गया? ठीक है। द सेम ऑपरेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ फाइल इज क्लोज। जब एक फाइल को क्लोज किया जा रहा है, दैट मीन्स जब एक फाइल क्लोज होती है तो उसकी पर प्रोसेस टेबल में से भी वो एंट्री डिलीट कर दी जाएगी। एंड देन देखो यहां पर यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपकी फाइल जो है वो ओपन होती जाती है तो उसका फाइल का काउंट इंक्रीमेंट होता जाता है। फॉर एग्जांपल F1 की बात करते हैं। F1 पहले पीए प्रोसेस ने खोली, फाइल काउंट 1 था, एक एंट्री यहाँ पे आई और एक एंट्री काउंट जो था वो यहाँ पे आ गया। दूसरी प्रोसेस ने खोली, दूसरी प्रोसेस ने जब खोली तो सिंपल फाइल काउंट जो था वो यहाँ पे बढ़ गया और एक एंट्री जो थी वो PB वाली प्रोसेस की पर प्रोसेस टेबल में खो गई। PC ने भी उस प्रोसेस को खोला तो उसका काउंट जो था वो यहाँ पर 3 हो गया और उसकी पर प्रोसेस टेबल में एंट्री क्रिएट हो गई। सो व्हेनेवर द प्रोसेसेस आर क्लोजिंग द फाइल्स, दिस फाइल काउंटर कीप्स ऑन डिक्रीमेंटिंग। PC ने क्लोज कर दिया तो ये 3 का 2 हो जाएगा, B ने क्लोज कर दिया तो 2 का 1 हो जाएगा, PA ने क्लोज कर दिया तो आपकी इनकी पर्टिकुलर एंट्रीज तो डिलीट होगी, साथ में वो एंट्री आपकी सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल से भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो इन जनरल आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल्स जो भी ओपन होती है उनके लिए क्या क्या एंट्री मेंटेन की जाती है। सो इन जनरल आपके सिस्टम में जो भी फाइल्स ओपन हैं उनकी एक एंट्री ओपन फाइल टेबल, एक टेबल होती है जो कि ट्रैक करती है कौन कौन सी फाइल्स ओपन है। फाइल पॉइंटर मेंटेन किए जाते हैं कि आपका लास्ट रीड और राइट लोकेशन कौन सी है, ताकि जब भी रीड नेक्स्ट और राइट नेक्स्ट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें। ओपन फाइल ओपन काउंट होता है, ये बताता है कि कितनी फाइल्स जो हैं कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस ने उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन किया हुआ है। जैसे जैसे प्रोसेसेस फाइल्स को क्लोज करती जाती हैं, इस ओपन फाइल काउंट का जो काउंट है वो डिक्रीमेंट होता जाता है और जब लास्ट प्रोसेस इसको क्लोज कर देती है तो वो एंट्री जो है वो आपकी सिस्टम वाइड टेबल से भी हट जाती है। डिस्क लोकेशन ऑफ द फाइल, दैट मींस वो फाइल आपकी डिस्क पे कहाँ पे पड़ी हुई है और एक्सेस राइट्स क्या है, यानी कि पर प्रोसेस उस पर्टिकुलर फाइल के एक्सेस राइट्स क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी हर एक ओपन फाइल के लिए मेंटेन की जाती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, जब बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं, सो ऑब्वियसली देयर विल बी सिंक्रोनाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी इश्यूज। आपके सिंक्रोनाइजेशन और कंसिस्टेंसी इश्यूज भी पिक्चर में आएंगे। सो उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ लॉक्स। सो जब भी किसी फाइल को किसी प्रोसेस को फाइल को एक्सेस करना है तो वो पहले लॉक कर लेगी उस फाइल को, और लॉक क्या करता है, इट प्रिवेंट अदर प्रोसेसेस फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू इट। जैसे हमने सीमाफोर्स की बात की थी ना, कि एक प्रोसेस जिसको एक पर्टिकुलर शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करना है, या फिर लेट्स फॉर एग्जांपल आपका क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है, तो वो पहले सीमाफोर को एक्वायर कर लेगी फिर उसको रिलीज कर देगी। यहाँ पर भी वही है, लॉक को एक्वायर कर लेंगे। लॉक को एक्वायर करने का मतलब क्या हो गया कि कोई और प्रोसेस जो है वो अब उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकती। एंड वंस द वर्क इज डन देन प्रोसेस कैन रिलीज द लॉक. So we have the two types of locks. One is the shared lock and the second one is the exclusive lock. Shared lock जो होता है ये आपका रीडर लॉक की तरह से होता है. रीडर लॉक का क्या मतलब होता है कि जो सारी प्रोसेसेस एक साथ रीड करना चाहती हैं वो सारी प्रोसेसेस एक साथ रीड कर सकते हैं. देखो साइमल्टेनियस रीडिंग में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. एक प्रोसेस रीड कर रही है लोकेशन नंबर 1000 से, दूसरी प्रोसेस रीड कर रही है लोकेशन नंबर 2000 से, तीसरी
रीड कर रही है 3000 थे. सो साइमल्टेनियसली रीडिंग अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है. सो दैट इज द रीजन, अगर साइमल्टेनियस रीडिंग हो रही है सो दैट टाइप ऑफ लॉक बिकम्स द शेयर्ड लॉक, क्योंकि आपकी सारी प्रोसेसेस ने शेयर्ड मैकेनिज्म में लॉक को एक्सेस किया हुआ है और सारी प्रोसेसेस सिर्फ रीड कर रही हैं. दिस इज सिमिलर टू द रीडर लॉक. Several processes can acquire the lock concurrently. ये बात समझ में आती है? Exclusive lock is the writer's lock, which says that even a single process is writing to a file, no other process should be allowed to enter the lock and no other process should be allowed to write the same file. That means reading आपकी sharing में हो सकती है, writing आपकी exclusive होगी. रीडिंग शेयरिंग में हो सकती है, राइटिंग आपकी एक्सक्लूसिव में होगी. सो इसी वजह से एक्सक्लूसिव लॉक को मैं राइटर्स लॉक बोलती हूँ, विच सेज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन एक्वायर द लॉक. Locks can further be divided into two categories, mandatory lock and the advisory lock, depending upon locking का mechanism कौन support कर रहा है. मैंडेटरी लॉक या एडवाइजरी लॉक. मैंडेटरी लॉक जो होते हैं, इट इज द मैकेनिज्म विच इज ऑल सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, विच सेज कि अगर एक प्रोसेस ने लॉक को गेन किया हुआ है, एक्वायर किया गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रिक्लूड. प्रिक्लूड का मतलब छोड़ देगी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बाकी प्रोसेसेस को लॉक को एक्वायर करने नहीं देगी अगर एक प्रोसेस ने लॉक को एक्वायर किया हुआ है. इफ द लॉक इज मैंडेटरी, then once a process acquires an exclusive lock, the operating system will prevent any other process from accessing the locked file. एडवाइजरी लॉक्स क्या होते हैं कि एडवाइजरी लॉक में ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्चर में नहीं आता, यूजर्स को ही एडवाइजरी लॉक जो हैं वो मैनेज करने पड़ते हैं. इट मींस अगर यूजर जो है वो किसी फाइल को एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो पहले देखेगा कि उस फाइल पे कौन कौन से लॉक्स जो हैं वो लगे हुए हैं. अगर तो शेयर्ड लॉक चल रहा है तो यूजर उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, बट अगर उस फाइल पे एक्सक्लूसिव लॉक अगर पहले से लगा हुआ है तो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस टाइम पे उस फाइल को एक्सेस ना करे. सो बेसिकली processes can find the status of the lock and decide what to do. So यहाँ पर वहां पर तो सारा का सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का था. यहाँ इंडिविजुअल यूजर और यूजर की जो प्रोसेसेस जो हैं उनको इस तरह का कोड जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा कि यूजर प्रोसेसेस खुद देख रही हैं किसी फाइल पे कौन कौन से लॉक इंप्लीमेंटेड है. अगर तो शेयर्ड लॉक है तो शेयरिंग में फाइल यूज हो जाएगी, बट अगर एक्सक्लूसिव लॉक है तो प्रोसेस को खुद उसका स्टेटस को फाइंड आउट करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है. सो इफ द लॉकिंग स्कीम इज मैंडेटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स द लॉकिंग इंटेग्रिटी. But if the locking is advisory, software developer to ensure that locks are appropriately acquired and released. Windows operating system adopts the mandatory locking mechanism and the Unix operating system maintains the advisory. ये जो locking जो है ना ये important है, मोस्टली पेपर में पूछा होता है. जब पेपर थेरेटिकल हुआ करता था, जब OBE नहीं था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो लॉक के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आए होते थे. ठीक है. So with this I'm just stopping here myself. आपका ये एक टेबल है, ये आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए. इसको जस्ट फटाफट से देख लेते हैं. ये फाइल्स और फाइल्स के कुछ एक्सटेंशंस दिए हुए हैं. एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो वो .exe फाइल होगी या बाइनरी एग्जीक्यूटेबल होगी, बिन होगी या कॉम होगी. ऑब्जेक्ट फाइल है तो वो .o फाइल होगी. ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब कि वो कंपाइल्ड फाइल है. सोर्स फाइल है तो वो .c की हो सकती है, .cpp हो सकती है, .java हो सकती है, किसी भी तरह की वो फाइल हो सकती है. पाइथन की कौन सी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथन, .py फाइल. बैच फाइल है तो दैट मीन्स वो .bat फाइल होगी या .sh फाइल होगी. शेल फाइल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बैच फाइल्स. मैंने आपको बताया था कि बैच क्या होता है कि आप बहुत सारी कमांड्स को एक साथ एक प्रोग्राम में कंबाइन कर रहे हो. या तो आप शेल प्रॉम्प्ट पे एक एक कमांड को रन कर रहे हो या फिर आप बहुत सारी कमांड्स को बैच कर रहे हो एक साथ शेल प्रोग्राम में बाइंड करके.
टेक्स्ट फाइल आपको पता है .txt, .toc, वर्ड प्रोसेसर की फाइल्स आपकी .wp हो सकती हैं, .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, rtf स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, लिब फाइल्स हो सकती हैं, प्रिंट फाइल्स आपकी हो सकती हैं, पीडीएफ हो सकते हैं, जेपीईजी हो सकते हैं, आर्काइव फाइल्स आपकी जिप फाइल स्टार हो सकती हैं या ARC फाइल्स हो सकती हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स आपकी हो सकती हैं, MP3, मूव, MPEG, ये वाली फाइल्स जो हैं, ये सब जस्ट आपकी एक टेबल है। बुक में आपको ये कंटेंट थोड़ा इलेबोरेट करके दिया हुआ है, ये आपका सेल्फ स्टडी का टॉपिक है, आप ये पढ़ेंगे अपने आप और उसके अंदर डिफरेंट फाइल टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम फाइल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। डन? यस मैम।